हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ वाटिका सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसे हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में, बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाठ योजना संख्या 4। इसका मतलब यह है कि यह आपके चौथावां पाठ योजना है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ योजना बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय के बारे में आप पाठ योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने विषय में लिखा है बायोलॉजी, यानी कि हम बायोलॉजी विषय के बारे में पाठ योजना बना रहे हैं, इसलिए हमने विषय में बायोलॉजी लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने चक्र में लिखा हुआ है फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ाने का पीरियड फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के बारे में पाठ योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कक्षा में 8th लिखा है, यानी कि हम 8th क्लास के लिए पाठ योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ योजना बनाने के दौरान आपके टीचर, आपके मैम के द्वारा आपको पाठ योजना बनाने के लिए जो भी समय दी जाती है उसी समय को, उसी टाइम को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अवधि में 36 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि इस पाठ योजना को बनाने के लिए हमारे टीचर, हमारे मैम के द्वारा हमें 36 मिनट मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है मानव नेत्र। मानव नेत्र, तो इसलिए हमने प्रकरण में मानव नेत्र लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसे बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में, बोर्ड में, और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं जिसे हम विषय का इंडेक्स, और इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में और इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको संक्षिप्त में सारी जानकारियाँ दे रखी हैं। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप बायोलॉजी की 20 पाठ योजना बना रहे हैं तो आप अपनी बायोलॉजी की 20 पाठ योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। और चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा हमारा हो जाता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्र शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को मानव नेत्र के विषय में बताना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा बोधात्मक उद्देश्य में है छात्र मानव की आँख के बारे में अध्ययन कर उसके महत्व को समझेंगे। छात्र मानव की आँख के बारे में अध्ययन कर उसके महत्व को समझेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्र आँख की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पहला पॉइंट्स है
छात्र नेत्र की संरचना का नामांकित रेखाचित्र बनाने का कौशल सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्र मानव आँख के बारे में और ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को क्लास में आप जो भी विषय पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, उस टॉपिक को समझाने के लिए अगर आप ब्लैक बोर्ड पे जिन सामग्रियों का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक समझाते हैं, उसी सामग्री को ही हम सहायक सामग्री के रूप में जानते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, रंगीन डस्टर, संकेतक, प्रकरण से संबंधित चार्ट आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह पूर्व ज्ञान जो होता है, यह पूर्व ज्ञान लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या करना होता है, पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र मानव नेत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हो क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रमुख ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? तो छात्र आंसर देते हैं प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, इनमें से किस ज्ञानेंद्रियों के बिना देख पाना संभव नहीं है? तो छात्र आंसर देते हैं आँख या नेत्र के बिना देख पाना संभव नहीं है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, नेत्र की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक। यानी कि चौथा क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। नेत्र की संरचना के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम मानव नेत्र की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम लिखते हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करते हो। तीसरा कॉलम जो है कि आप छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम बनाते हो, जिसमें कि आप लिखते हो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हो श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या करते हैं। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र गोलाकार 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोल पिंड होता है। यह कपाल के नेत्र गर्त में स्थित होता है। नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतलियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की
संरचना होती है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली जिसे रेटिना कहते हैं, इसी के बीच एक स्थान पीत बिंदु होता है जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेत्र के ऊपरी भाग में अश्रुस्रावित करने वाली अश्रुग्रंथियां भी पाई जाती हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। मानव नेत्र का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, कार्निया पारदर्शी होता है। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, अधिक प्रकाश में आँख की पुतली का आकार छोटा तथा कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है। आँखों में अश्रुग्रंथियां पाई जाती हैं जो आँखों को नम बनाती हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे छात्रों से है, अधिक व कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा तथा कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए फिर से आप वही सब सारे प्रोसेस को दोहराते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे सचोट बिंदु का कॉलम, जिसमें आप लिखेंगे दृष्टि दोष एवं निवारण। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करोगे। और तीसरा कॉलम आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखोगे सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर सुनेंगे। ऐसा आप छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम लिखेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला, निकट दृष्टि दोष। इस दोष के कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की नहीं। इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की नहीं। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, स्वस्थ आँख की किसी वस्तु को देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
तीसरा पॉइंट्स आप श्याम पटकार में लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, स्वस्थ आँख से वस्तु को देखने हेतु न्यूनतम दूरी क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो छात्र आंसर देते हैं, निकट दृष्टि दोष हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आप लिखते हो गृह कार्य। छात्रों को आप गृह कार्य देते हो, आप छात्रों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हो, बच्चों आप सब मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर घर से लाएंगे। ऐसा आप गृह कार्य के रूप में बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि हमारा कोई वीडियो आपसे छूट नहीं पाएगा। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको ब्लॉगर लिंक, ट्विटर लिंक और ड्राइव लिंक, तीनों लिंक आपको मैंने वहाँ पे दे रखी है। आप लिंक को ओपन करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। And I am telling you, please like and share these videos and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।